गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट एनालिसिस यूनिट नंबर 5। पहला हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज द रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस क्या होता है, इसका क्या पर्पसेस है, कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्टेड करता है रेट एनालिसिस को, and how to can fix the rate per unit of item। पर यूनिट आइटम हम लोग रेट कैसे फिक्स करते हैं, लेबर का कॉस्ट कैसे तय करते हैं, और किसी भी प्रोजेक्ट का जो रेट कैसे तय किया जाता है, इसके विषय में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज द रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस क्या है? कोई भी दिस बेसिस इज अराइव टू करेक्ट द रिस्पॉन्सिबल रेट। एक रिस्पॉन्सिबल रेट हम लोग डालते हैं पर यूनिट वर्क और सप्लाई फॉर ए पार्टिकुलर। यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा डिफिनेशन एक दो लिखा है पॉइंट वाइज। Rate analysis is the method of determining the rate per unit of an item of work from the cost of quantity of material, cost of labor, charge of hire tools and plants, and other miscellaneous petty expense required for its कंप्लीशन। इसका क्या मीनिंग हुआ? रेट एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग पर यूनिट आइटम, एक यूनिट आइटम का क्या रेट है उसको एनालिसिस करते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, उसमें अगर कोई मटेरियल लग रहा है तो उसकी क्या रेट है, अगर उसमें लेबर लग रहा है तो उस लेबर का क्या रेट है। चार्ज ऑफ हायर टूल्स, उस इक्विपमेंट को करने के लिए, उस काम को करने के लिए, प्रोजेक्ट को करने के लिए उसको कुछ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, तो उस मटेरियल को या तो वो खरीदेगा या फिर वो हायर करेगा। हायर मैंने थर्ड पार्टी से भाड़ा पर लाएगा, या फिर अदर मिसलेनियस पेटी एक्सपेंस। अगर कोई एक प्रोजेक्ट लेता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वही सारा काम करेगा, वो उसको फिर से किसी एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा। अगर सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो वो सारा काम अकेला खुद नहीं कर पाएगा, उसको एक कॉन्ट्रैक्टर भी लेना पड़ता है। जैसे मान लो वेल्डिंग का है तो किसी को वेल्डिंग का ठेका दे देगा, अगर रोड बना रहा है एग्रीगेट का है तो किसी को एग्रीगेट का ठेका देगा कि आपको एग्रीगेट सप्लाई करना है, किसी को ब्रिक का ठेका देगा, किसी को लेबर का ठेका देगा। इसी तरह अलग अलग पार्टी को वो ठेका देते चला जाएगा। ये सभी चीज इसमें इंक्लूड होता है और ये सभी का हमको एनालिसिस करना रहता है। इसी को हम लोग रेट एनालिसिस कहते हैं। कंप्लीट द वर्क, पूरा वर्क को कंप्लीट करने के लिए जितनी तरह की कॉस्ट लगेगा, सारा कॉस्ट को हम लोग को ध्यान में रखते हुए इस रेट का एनालिसिस करते हैं। इसके बाद है कि ये रीजनेबल प्रॉफिट, उसको काम करने के बाद भी उसको प्रॉफिट होना चाहिए, कम से कम दिखा रखा है ये रीजनेबल प्रॉफिट यूजुअली 10% फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एनालिसिस ऑफ द रेट। रेट एनालिसिस में जितना भी मटेरियल का जो रेट आ जाएगा, मटेरियल रेट हो गया, लेबर रेट हो गया, टूल्स रेट हो गया, सारा चीज का रेट देने के बाद 10% एक्स्ट्रा रेट देना होगा जो कि कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट होगा। वो 10% अगर उसको बेनिफिट नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। ये रेट जो है 10% जो प्रॉफिट है, ये हम लोग स्मॉल वर्क के लिए 10% प्रॉफिट देते हैं, और अगर बहुत लार्ज वर्क है तो उसमें 8% हम लोग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। स्मॉल वर्क अगर कर रहा है तो उसको 10% तक कम से कम प्रॉफिट दिया जाता है, और अगर लार्ज वर्क करेगा तो लार्ज वर्क के लिए उसको 8% हम लोग प्रॉफिट देते हैं। थर्ड पॉइंट इसी में दिखा रखा है, द रेट ऑफ मटेरियल एंड लेबर
varies from place to place and therefore the rate of different item of work also vary from place to place। जो रेट होता है हमारा लेबर का वो हर एक प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, सभी जगह एक ही रेट का लेबर नहीं मिलता है। मान लो रांची में कोई लेबर खोज रहा है, मेसन अगर खोज रहे हैं हम लोग, तो मेसन खोज रहे हैं तो हो सके यहाँ पे 800 रुपया लेगा, और कहीं एक सुदूर गांव में अगर लेबर खोज रहे एक मेसन खोज रहे हैं तो हो सकता है वो 500 में ही काम करेगा। तो ये अलग अलग प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई अगर दिल्ली में हम लोग लेते हैं, कोई बेंगलुरु में लेते हैं, कोई रांची में प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हर एक प्लेस टू प्लेस हमारा रेट जो है वो वैरी करता है, एक जैसा नहीं रहता। मटेरियल सेम मटेरियल का कंडीशन भी है, मटेरियल भी का रेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा। हर एक जगह का मटेरियल का रेट अलग अलग होता है, उसका भी हम लोग ध्यान में रखते हुए रेट एनालिसिस करते हैं। अब वर्ड आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस का क्या क्या पर्पसेस है, क्यों हम लोग रेट को एनालिसिस करते हैं। तो मेन पर्पस जो है हमारा रेट एनालिसिस का वो है डिटरमाइन करना रहता है हम लोग को करेंट रेट, अभी का जो रेट है, करेंट रेट जो है मार्केट का, करेंट रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम एट द लोकेलिटी, लोकेलिटी के हिसाब से उसका रेट क्या है। टू डिटरमाइन द करेंट रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम एट द लोकेलिटी, जिस जगह प्रोजेक्ट को हमको एक्सिक्यूट करना है उस जगह का रेट क्या है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। दूसरा पॉइंट है टू एग्जामिन द विजिबिलिटी ऑफ रेट ऑफर बाय द कॉन्ट्रैक्टर। एग्जामिन करना होता है कि जो रेट हम लोग को ऑफर कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर वो क्या रेट ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। कैलकुलेट करना रहता है हम लोग को, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। किसी भी प्रोजेक्ट का अगर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें कितना लेबर लगेगा उसके लिए भी हम लोग को रेट एनालिसिस करना होता है, उसके हिसाब से फंड को जुगाड़ करना होता है। नेक्स्ट है टू फिक्स ऑफ द लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेट को भी फिक्स करने के लिए रेट एनालिसिस जरूरी है। अब एक वर्ड आता है कि हाउ टू फिक्स रेट पर यूनिट आइटम। रेट पर यूनिट आइटम हम लोग कैसे फिक्स करते हैं इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। हाउ टू फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम। सपोज करो कि कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक ब्रिक वर्क है या फिर 1 क्यूबिक कंक्रीटिंग वर्क कर रहा है, तो उसको हम लोग 5 सब डिवीजन हेड में उसको डिवाइड करते हैं, 5 भाग में डिवाइड करते हैं। अगर 1 क्यूबिक ब्रिक वर्क कर रहा है या फिर 1 क्यूबिक कंक्रीट वर्क कर रहा है तो उसको 5 भागों में हम लोग डिवाइड करके उसकी रेट एनालिसिस को करते हैं। 5 भाग क्या हो गया, पहला हो गया क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट, उसमें क्या क्वांटिटी लगेगा मटेरियल, 1 क्यूबिक मीटर का अगर वर्क हमको करना है तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्या लगेगा, उसका क्या कॉस्ट होगा, उसमें नंबर ऑफ लेबर कितना लगेगा, दैट मीन्स लेबर कॉस्ट क्या होगा। तीसरा चीज हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और टूल्स एंड प्लांट्स, कौन कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, कौन कौन सा टूल्स लगेगा और उसका क्या कॉस्ट आएगा। चौथा चीजें हम लोग देखते हैं ओवरहेड और एस्टीमेट चार्ज। ओवरहेड क्या चार्ज लगता है, अगर जैसे कोई टाइम दे दिए हैं उस टाइम में अगर वो काम नहीं हो पा रहा है, अधिक समय लग रहा है, तो उसको कहते हैं ओवरहेड। तो ओवरहेड चार्ज क्या है। इसके बाद प्रॉफिट हम लोग क्या दे रहे हैं, उतना काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट जो दे रहे हैं तो वो उसको भी हम लोग जोड़ते हैं। इस हिसाब से हम लोग फिक्स करते हैं
रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट, एक यूनिट का रेट क्या है इसको हम लोग फिक्स करते हैं। ये चीज़ें, तीन चीज़ें अभी हम लोग समझ लिए। डिफिनेशन ऑफ रेट एनालिसिस, व्हाट इज द पर्पसेस ऑफ रेट एनालिसिस, और तीसरा चीज़ें हम लोग समझे हाउ टू फिक्स रेट पर यूनिट आइटम। ये मायने रखता है कि कैसे हम लोग फिक्स करते हैं रेट पर यूनिट आइटम का। तो रेट पर यूनिट आइटम जब फिक्स करते हैं तो 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला ध्यान रखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्या लगे रहा है और उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा। उतना वर्क करने के लिए 1 मीटर क्यूबिक का काम करने के लिए कितना लेबर लग रहा है और उसका लेबर का क्या कॉस्ट आ रहा है। फिर है कि उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होगा और उस इक्विपमेंट का क्या क्या रेट है, उसका क्या कॉस्ट आएगा, उसको एक साथ करेंगे। फिर है कि ओवरहेडेड, ओवरहेडेड अगर कोई चार्ज लग रहा है तो उसको भी देखेंगे। उसके बाद उसमें प्रॉफिट कितना दे रहे हैं उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये फिक्स, एक रेट फिक्स करने का तरीका है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट एनालिसिस। कौन कौन सा फैक्टर है जो कि रेट एनालिसिस को अफेक्ट करता है। पहला फैक्टर है स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क एंड मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, प्रोपोर्शन ऑफ मोटार, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शनल ऑपरेशंस। पहला फैक्टर जो है एनालिसिस, जो हमारा इफेक्ट करेगा रेट एनालिसिस के लिए, वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क। स्पेसिफाई करेंगे वर्क को, एंड मटेरियल, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग मटेरियल का ज़रूरत होता है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी कितना लगता है। प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में हम लोग यूज़ करते हैं मोटार का। और मेथड, कौन सा मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मेथड ये बीच बीच में चेंज भी हो सकता है, प्रोपोर्शन भी लोग चेंज करता है, क्वांटिटी भी चेंज करता है, और काम करने का जो तरीका है उसको भी चेंज कर सकता है। इसके वजह से अफेक्टेड होता है हमारा रेट एनालिसिस। इसके वजह से रेट एनालिसिस जो है वो कभी चेंज भी हो सकता है, कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर रेट, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर एंड देयर रेट। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर रेट, उसका रेट अगर बीच में बढ़ गया तो वो, या फिर क्वांटिटी बढ़ गया तो फिर दिक्कत होगा। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर, लेबर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अलग अलग टाइप का लेबर है। अगर हो सके काम कर रहे हैं, आज एक लेबर कम आया या तो एक लेबर ज़्यादा आया, तो उसके वजह से भी रेट एनालिसिस इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ द साइड ऑफ द वर्क एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ मटेरियल एंड द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमेशा नहीं हो पाता है, हमेशा मटेरियल साइट तक नहीं पहुंच पाता है। कभी कभी क्या होता है कि काम स्टार्ट कर दिए, मटेरियल शॉर्ट कर गया, और जहां से हम लोग मटेरियल ला रहे हैं वहां भी शॉर्टेज हो जाता है। या फिर अगर मटेरियल लेकर के आ रहे हैं तो व्हीकल हो सकता है कि वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से डिले हो जाता है, तो डिले हो जाता है। या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, काम करते करते कभी कभी देखा होगा कि पानी शॉर्टेज कर जा रहा है, शॉर्ट करने की वजह से भी डिले होता है। डिले होने से भी हमारा रेट एनालिसिस अफेक्टेड करेगा। लेबर जो हमारे पास आ गया है वो तो रेट उसका चालू ही रहेगा, चाहे काम हो या ना हो, वो पैसा लेता ही रहेगा, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, रेट एनालिसिस अफेक्टेड करता है। कभी कभी क्या होता है कि साइट पे काम करते करते किसी लेबर को एक्सीडेंट हो गया, उसके वजह से भी डिले होता है। ये सब चीज़ें हैं जिसके वजह से रेट एनालिसिस अफेक्टेड होता है। प्रॉफिट, मिसलेनियस एंड ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट ज़्यादा चाहता है कभी कभी, और मिसलेनियस कुछ खर्च अगर हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया,
कहीं किसी को देना पड़ा, थर्ड पार्टी को देना पड़ा, कहीं पे एजेंट आ जाता है, कभी चंदा देना पड़ गया, कभी कुछ देना पड़ गया, तो उसके वजह से भी अफेक्टेड होता है। अब हर एक्सपेंस में मतलब ज़्यादा समय लग गया, जितना समय में करना था उससे ज़्यादा समय ले लिया, तो उसके वजह से भी हमारा रेट एनालिसिस अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है। एक चीज थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, टूल्स एंड प्लांट, एक चीज हम लोगों ने देखा, ये इक्विपमेंट जो है ऑर्डिनरी भी कभी कभी हम लोग ले आते हैं तो उसका अलग रेट होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छा कंपनी का ले आया तो उसका रेट अधिक हो गया, तो इसके वजह से भी हमारा जो इफेक्ट है वो अफेक्टेड होता है। और ओवर हेडेड क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। ओवर हेडेड में क्या होगा, इसका दूसरा चीज है एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, भी हम लोग इसको कहते हैं। ओवर हेडेड को एस्टेब्लिशमेंट चार्ज भी बोला जाता है। तो जब हम लोग कोई चीज को एस्टिमेट करते हैं, ये अब एस्टेब्लिश करते हैं, तो इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा, सैलरी देना पड़ता है, ऑफिस स्टाफ रखना पड़ेगा, पोस्टेज रखना पड़ेगा, लाइटिंग वगैरह लगाना पड़ता है, ट्रेवलिंग के लिए देना होगा, उसमें टेलीफोन एक बिल देना पड़ता है, अकाउंटेंट को रखना पड़ता है, प्लान एंड स्पेसिफिकेशन हम लोग देखने के लिए इंजीनियर को रखना पड़ता है, छोटा छोटा टूल्स हम लोग को खरीदना पड़ता है, प्लांक लगाना हुआ, सीढ़ी हुआ, रोप हुआ, हैंड टूल्स हुआ, ये सब चीज़ें ओवर हेडेड के अंदर आता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टेब्लिश में स्टार्ट करते हैं, तो उसको में एक चार्ज जोड़ते हैं जिसको कहते हैं ओवर हेडेड चार्ज, या फिर एस्टेब्लिशमेंट चार्ज भी बोला जाता है। इस एस्टेब्लिशमेंट चार्ज में हम लोग को जितना भी प्रोजेक्ट का जो रेट आ रहा है उसमें ऐड करना पड़ता है। यूजुअली हम लोग 2.5% तक इसमें नेट कॉस्ट जितना आएगा प्रोजेक्ट का उसका 2.5% ऐड करते हैं, और यूनिट रेट में हम लोग इसको 5% जोड़ सकते हैं। ओवरहेड चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है इफ द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट इज डिले। अगर हमारा प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस है वो अगर डिले कर जाता है तो ओवरहेड चार्ज भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो इक्विपमेंट हम लोग लाते हैं उसका रेंट देना पड़ता है। तो रेंट देना पड़ता है, तो ये ओवरहेडेड चार्ज जो है दो तरह का होता है। एक होता है जनरल ओवरहेडेड चार्ज और दूसरा होता है जॉब हेडेड। जनरल ओवरहेडेड होता है, दूसरा जॉब हेडेड होता है। जनरल हेडेड क्या होता है, जनरल हेडेड में हमारा सैलरी इंक्लूड होता है, ऑफिस स्टाफ का परचेज करते हैं कोई स्टेशनरी आइटम, जैसे प्रिंटिंग हो गया, पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, पेन वगैरह जो भी कुछ है वो सब स्टेशनरी में आएगा। टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब जनरल चीज़ें आता है। कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं तो जनरल चीज़ों को लेना ही पड़ता है। कोई अगर आ रहा है जा रहा है तो उसको ट्रेवलिंग चार्ज देना पड़ता है। ये सब आ गया हमारा जनरल ओवरहेडेड में। और एक आता है हमारा जॉब ओवरहेडेड। जॉब ओवरहेडेड में हम लोग सैलरी देते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ को के लिए, इंगेज फॉर द वर्क के लिए। टेम्प्रोरी अगर शेड लगा रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, गोदाम बना रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग को पैसा लगता है। स्मॉल अगर टूल्स खरीद रहे हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, सीढ़ी, हैंड टूल्स, ये सब के लिए भी। रिपेयरिंग वर्क अगर कुछ टूल्स वगैरह प्लांट का रिपेयरिंग है तो उसके लिए भी लगता है। जिस साइट पे काम कर रहे हैं उस साइट पे लाइटिंग वगैरह लगेगा। फिर मोबाइलाइजेशन स्टेबलाइज करेंगे हम लोग। फिर है पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए भी कुछ पैसा खर्च होता है। कुछ पैसा हम लोग को लेबर वेलफेयर में रखना पड़ता है सेफ्टी मेजर के लिए, कि अगर लेबर को कुछ हो गया तो उसके लिए कुछ पैसा रखना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन देना पड़ता है, इंश्योरेंस करना होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि चोर आ गया, चोरी कर लेता है साइट पर से, तो थीव्स एंड लॉस्ट भी हो जाएगा कुछ सामान, उसको भी कंसीडर हम लोग करते हैं। तो ये ओवर हेडेड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
क्योंकि दो तरह का इसमें जनरल ओवरहेडेड और एक जॉब ओवरहेडेड होता है, एक्स्ट्रा जो लेबर का लगता है वो। इसके बाद प्रॉफिट तो उसको देखेगा ही देखेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल आर यूजुअली कैरीड टू द डिपार्टमेंट stone or to work site either by animal transport such as bull cart, बैलगाड़ी, या फिर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रक। इससे हम लोग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बुल कार्ड आर यूज फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, बैलगाड़ी हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर है तो उसका यूज करते थे। ये सब पुराना तरीका हो गया। अभी जो है वो ट्रक और चलता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। वाइल प्रिपेयरिंग रेट एनालिसिस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज एडेड। जब भी हम लोग रेट एनालिसिस करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जरूर हम लोग ऐड करते हैं। इफ द मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन नियर, अगर मटेरियल नज़दीक में अवेलेबल नहीं है तो। थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा है लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर डिफरेंट व्हीकल, कौन कौन अलग अलग व्हीकल है उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी दे रखा है कि कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी हो सकता है। ये दे रखा है फॉर बुल कार्ट, अगर बैलगाड़ी है तो वो कितना तक है, 3.2 किलोमीटर तक वो उससे हम लोग यूज कर सकते हैं। उतना दूर 45 से 60 मिनट लगता है जाने में। और अगर उस बैलगाड़ी में है तो हम लोग कितना रख सकते हैं वो देख रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि रोड हमारा कैसा है, रोड हमारा कच्चा है या कि पक्का है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बैलगाड़ी से अगर सामान ले जा रहे हैं तो 15 बैग हम लोग ले जा सकते हैं। अगर कच्चा रोड है तो, पक्का रोड है तो 20 बैग ले जा सकते हैं। सैंड ले जा सकते हैं तो कितनी क्वांटिटी ले जा सकते हैं। ब्रिक ले जाएंगे तो क्या क्वांटिटी ले जाएंगे। स्टोन का सारा दिया हुआ है, स्टोन की क्वांटिटी कितना है। स्टील ले जाएंगे, टाइल्स। और अगर हमारा ट्रक है, लोड फॉर ट्रक, तो ट्रक में कितना लोड हम लोग ले जा सकते हैं। ट्रक में भी हम लोग देखते हैं कि उसका कितना कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ले जाते हैं पक्का रोड में ही। कच्चा रोड में ट्रक वगैरह चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि धंस जाता है टायर वगैरह। इसका हम लोग यूज करते हैं पक्का रोड के लिए। ब्रिक्स या टाइल्स अगर मटेरियल ले जा रहे हैं तो 3 टन तक ले जा सकते हैं, 5 टन ले जा सकते हैं, 8 टन ले जा सकते हैं, इस हिसाब से है। ब्रिक ले जा रहे हैं तो नंबर में 1000 ब्रिक, 1500 ब्रिक, 2000 ब्रिक ले जा सकते हैं अगर 8 टन कैपेसिटी का है तो। सीमेंट ले जा रहे हैं तो 3 टन, 5 टन, 8 टन उसी हिसाब से ले जाएंगे। ब्लास्ट, कंकड़, सैंड ले जाना है तो उसका है। और अगर कच्चा रोड में अगर किसी तरह से ले जा रहे हैं तो उसमें हम लोग क्वांटिटी को क्या करते हैं, घटा देते हैं, नहीं तो हमारा दिक्कत करेगा। ये था हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट व्हीकल। दो व्हीकल का हम लोग, दो टाइप का व्हीकल का देखे, एक देखे बुल कार्ट का देखे और दूसरा देखे ट्रक लोडेड का। तो अभी जो जनरली प्रेजेंट में चल रहा है वो ट्रक ही ज़्यादा चलता है, बुल कार्ट अब तो नहीं के बराबर मिलता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। The amount paid to be the contractor if the material are to be carried from long distance 8 kilometer to site is known as transportation charge। 8 किलोमीटर डिस्टेंस तक ले जाते हैं तो हम लोग इसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में इंक्लूड करते हैं। As per the rate of material varies from place to place, also transportation charge varies from place to place। जिस हिसाब से अगर हमारा मटेरियल चार्ज अगर वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, उसी हिसाब से हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी वेरी करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा while preparing the rate analysis of item, then transportation charge and tax paid by owner or department shall be added। जब हम लोग रेट एनालिसिस तैयार करते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में,
तो उसमें टैक्स भी पेड किया जाता है ऑनर के द्वारा या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको हम लोग ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेबर। लेबर अपॉइंटमेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क of construction of an item and their skill. For earlier completion of work, more number of labor is required. लेबर हम लोग को कैसे चाहिए? लेबर अपॉइंटमेंट हम लोग का जो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का काम है कंस्ट्रक्शन में और क्या क्या आइटम हम लोग को काम करना है, उसके हिसाब से किस स्किल का किस टाइप का लेबर चाहिए, उस हिसाब से हम लोग लेबर को अपॉइंट करते हैं। मेसन है, मजदूर है, या फिर कारपेंटर है, तो जो है उसके हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से रेट एनालिसिस करेंगे। अब देखते हैं कि कैटेगरी ऑफ लेबर, लेबर का क्या क्या कैटेगरी है। 3 कैटेगरी में जनरली हम लोग लेबर को बांटे हुए हैं। एक है स्किल लेबर, दूसरा है सेमी स्किल लेबर और तीसरा है अनस्किल्ड लेबर। स्किल लेबर जो कि उसको सारा चीज़ें मालूम होगा, मेन मिस्त्री जिसको कहते हैं हम लोग, हेड मिस्त्री, उसको पूरा हम लोग स्किल लेबर बोला जाता है। दूसरा है सेमी स्किल, मतलब थोड़ा बहुत काम आ सकता है। और एक होता है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड में उसको जितना कहोगे उतना ही काम करेगा, उससे अधिक 1 इंच न इधर जाएगा ना उधर जाएगा, जितना उसको कहेगा बस उतना ही कहेगा, वो अनस्किल्ड है। ठीक है। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे ओवरहेडेड चार्ज। ओवरहेडेड चार्ज को ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, उसी को यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा गया है। एक बार और हम डिस्कस कर देते हैं। इट इंक्लूड जनरल ऑफिस एक्सपेंस, रेंट, टैक्स, supervision and other costs which are in direct expense and not producing expense on the job. Miscellaneous expense on overheaded may be divided into 2 categories, general overheaded and job overheaded। दो देखे। जनरल ओवरहेडेड में देखे कि एस्टेब्लिशमेंट में अगर ऑफिस एस्टेब्लिश करते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, प्रिंटिंग के लिए कोई सामान खरीदते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टेलीफोन बिल, रेंट, टैक्स, ये सब जनरल ओवरहेड में आता है। और जॉब ओवरहेड में सुपरविजन, सैलरी ऑफ इंजीनियर, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, रिपेयर टूल्स को रिपेयर करना हो उसमें यूज़ हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट में देखें कि द कॉन्ट्रैक्टर में बी अलाउड टू ए नेट प्रॉफिट ऑफ 6 to 8%। नेट जो उसको प्रॉफिट होगा वो 6 से 8% होना ही होना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएगा। एंड मिसलेनियस ओवरहेडेड एक्सपेंशन देखेंगे तो मे बी 5 to 10% हम लोग कंसिडर करते हैं। फॉर ओवरहेडेड एक्सपेंस एंड कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 15% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। 15% हम लोग अगर एक्चुअल कॉस्ट का रखेंगे तभी उसको 5 से 10% प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। एक्चुअल कॉस्ट में बी रीजनेबल बट इट इज यूजुअली practices to add 10% for all these underhead profit. For a small one, overhead cost may be very little. ये चीजें था जनरल चीजें जिसको हम लोग आज देखे हैं। नेक्स्ट दिन देखेंगे वाटर चार्ज, आगे देखेंगे। यहाँ तक में से अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो फटाफट पूछ सकता है।